नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, इस क्लास में इस प्रैक्टिस सेट पेपर में बात करने वाले हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर पहला प्रैक्टिस सेट पेपर यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। वीडियो क्लासेज कंटिन्यू करेंगे और आपको बता देना चाहता हूँ 50+ हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ, 50+ सॉरी, यहाँ पे 50+ हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बाल विकास की। जी हाँ, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 50 से अधिक हम प्रैक्टिस सेट करने वाले, यानी 50+ प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो भी बाल विकास के, वो भी लगातार करने वाले हैं। तो सभी प्यारे मित्र, जितने प्यारे भाई बहन, शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि इस 30 प्रैक्टिस पेपर में 30 में से अगर आपका एग्जाम होता है तो कितना आपका स्कोर होगा। आज की डेट में करंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। कोहलर यह सिद्धांत करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, यह स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, यह संज्ञानात्मक संकाय है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर की बात करते हैं। कोहलर ने किस पर? चिंपांजी सुल्तान नामक पर प्रयोग किया था। ठीक है, चिंपांजी पर। तो कोहलर यह सिद्धांत करना चाहता था कि सीखना, कोहलर क्या सिद्धांत करना चाहता था कि सीखना क्या है? सीखना संज्ञानात्मक संकाय है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी अपना ओपिनियन, अपना कमेंट, अपना स्कोर बता सकते हैं कि सीडीपी बाल विकास में 30 ऑफ 30 में से क्या आपका स्कोर 25+ है, क्या आप जीनियस है, क्या आपकी तैयारी का लेवल क्या है, जरूर चेक करें, कमेंट कीजिएगा। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? सभी कमेंट करेंगे। तो कोई भी जब नई भाषा होती है उसको सीखने के लिए अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाता है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं? किस प्रकार के? समावेशी कक्षा में किस प्रकार की कक्षा है? समावेशी कक्षा है। उस प्रकार किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, या केवल सामान्य छात्र, या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र या छात्राएं शामिल होते हैं? तो सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्र को शामिल किया जाता है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? निरस्ता संबंधी दोष, पठन संबंधी, गणना संबंधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप बोलेंगे मैथ्स पेडागोजी कहाँ से बात कर दी है? हम पेडागोजी सीडीपी की बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात कर रहे हैं। अधिगम में या अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणित संबंधी आपका गणना दोष की बात करेंगे। जी हाँ, गणना संबंधी दोष कौन कहलाया जाएगा? सभी लोग जानते हैं, डिस्कैलकुलिया की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न बेहतरीन है। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से लाइक करें। टीटी परिवार को, शिक्षकों के परिवार, आवर फैमिली को लाइक शेयर सपोर्ट करते रहें। जी हाँ, पांचवा प्रश्न, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता, निर्माण का भाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव या संवेदनशीलता की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है? अब आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यकता है? संवेदनशीलता आवश्यकता होती है। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कमेंट करें, फीडबैक करें, अपना ओपिनियन, अपना स्कोर जरूर बताएं और अपना स्कोर चेक करें। इस प्रैक्टिस सेट में 30 में से आपका स्कोर क्या है? सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना, एनर्जी बरकरार है तो सिलेक्शन का रास्ता भी दोस्तों बरकरार है। निम्न में से कौन सा संवेग तत्व नहीं होगा? देखिए, संवेग सभी लोग, संवेग से सभी परिचित हैं। संवेग तत्व नहीं होगा, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट करेंगे। देखिए, सभी जानते हैं, हम संवेग की बात करते हैं, व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक संवेग कहलाते हैं, लेकिन संवेदी जो है यह संवेग का तत्व नहीं होगा।
सातवां प्रश्न आइए जान लेते हैं क्या दिया गया स्क्रीन पर है। सातवां बेहतरीन प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछा गया है। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है इसका सही क्रम आपको बताना है। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। तो पहले मैं चीज़ बता देता हूँ, जब भी संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात की जाए तो पहला आपका ज्ञान होगा और अंतिम मूल्यांकन होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो पहले में भी ज्ञान और मूल्यांकन दिया गया है, ठीक है। अब हमें दो ही ऑप्शन को देखना है समय को, क्योंकि समय हमें बचाना भी है, 30 मिनट में 30 प्रश्नों को करना है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होगा, पहले ज्ञान होता है, अंतिम मूल्यांकन देखना है, दूसरा अवबोध होता है, ठीक है, तीसरा अनुप्रयोग होता है, चौथा विश्लेषण के बाद संश्लेषण आएगा। लेकिन यहाँ पर भी सही दिया गया, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, मूल्यांकन, लेकिन यहाँ पे ज्ञान के बाद अनुप्रयोग और अवबोध दे दिया गया है। लेकिन ज्ञान के बाद क्या होता है, अवबोध होता है, अवबोध के बाद ही आपका अनुप्रयोग होता है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न, संभावित प्रश्न है, आपके टीटी परिवार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होगी। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। अच्छे शिक्षण की विशेषता की बात कर रहे हैं, देख सभी कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट की बात करेंगे, स्वेच्छाचारी। देखिए जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचनाएं देने वाला। देखिए वांछनीय दिया गया, वांछनीय मतलब जो सही सूचनाएं देता, वह अच्छे शिक्षण की विशेषता है। अगर यहाँ पे अवांछनीय दे दिया होता तो फिर गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन स्वेच्छाचारी, अच्छे शिक्षण की विशेषता कि आप अपने स्वेच्छा के शिक्षण नहीं करा सकते, क्योंकि आप शिक्षक हैं। आप बच्चे के स्वेच्छा के अनुसार करा सकते हैं कि बच्चे जो पढ़ना चाहते हो सकता है, लेकिन बाकी जो पाठ्यक्रम है सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेकिन स्वेच्छाचारी जो है यहाँ पे नेगेटिव, नकारात्मक आपका ऑप्शन हो जाएगा। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। विक्टर ब्रूम के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, हजवर के द्वारा या स्किनर के द्वारा। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र जानते हैं स्किनर, पावलोव, कोहलबर्ग, जीन पियाजे जी, यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। और मनोविज्ञान का आपको चैनल को जब विजिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट मिलेगा। हर एक क्लास कम से कम 8 से 10 मनोवैज्ञानिक का विद डिटेल, विद कंसेप्ट, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपकी क्लासेज मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट को ज्वाइन जरूर कीजिएगा इस प्रैक्टिस पेपर के बाद। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, सभी लोग जानते हैं विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। 10वां प्रश्न इसके बाद आपको पता है 30 महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। सीडीपी चाहे डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात कर रहे हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। व्यक्तित्व परिवार से, सामाजिक अंतःक्रिया परिवार से, सूचना प्रक्रिया परिवार से या व्यवहार परिमार्जन से। सभी कमेंट करेंगे। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित होगा। जब भी अग्रिम शब्द की बात की जाए मतलब आगे सूचना की बात करते हैं, सूचना प्रक्रियाकरण की बात कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर की बात कर रहे हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी होगा। जी हाँ, कौशल में अगर स्थानांतरण चाहिए तो उसके लिए उपयोगी कौशल अंतरण एक गतिक न हो कि उद्देश्य है, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम या तैयारी और अर्जन की बात करेंगे। हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर सभी का स्वागत और नमन करते हैं। जी हाँ, बात करेंगे कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी होगा। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं कि कौशल अंतरण एक गति न हो, ना कि एक उद्देश्य है। कौशल अंतरण क्या है, एक गति है, ये कोई उद्देश्य नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, सभी कमेंट करें, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। सभी कमेंट करें। 10 सेकंड का वक्त है, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। आप लोग सोचिए और कमेंट कीजिए। जी हाँ, आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं होगा। सभी जानते हैं, समझते हैं कि सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर और दृश्य से अदृश्य की ओर ये शिक्षण सूत्र हैं। लेकिन निगमन से आगमन की ओर यह शिक्षण सूत्र नहीं कहलाता है। निगमन जो नियम से चलता हो, बाद में नियम से उदाहरण की ओर चले, वो निगमन कहलाता है। और उदाहरण से नियम की ओर चले, वह आगमन कहलाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यह शिक्षण सूत्र नहीं होगा। 13वां प्रश्न जान लेते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन होता है। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद की बात कर रहे हैं।
प्रतिपुष्टि की बात करेंगे, शिक्षण की बात करेंगे, योजना बनाना, प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद, जी हाँ, पद की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र होता है, ठीक जैसे खाद्य जाल होता है इन्वायरमेंट में, वैसे ही सूक्ष्म शिक्षण का एक चक्र होता है और उसका प्रथम पद क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, योजना बनाना। ठीक है, योजना बनाना सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण की बात करेंगे। जी हाँ, आपके अकॉर्डिंग के अनुसार, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग के अनुसार आपने जितनी तैयारी की है पूरा झोंक दीजिए, इस प्रैक्टिस पेपर पर पूरी ताकत लगा दीजिए और 25+ का स्कोर लाइए और अपने आप में खुश होइए और तैयारी में अभी लग जाइए, क्योंकि अभी कम है, हमें लाना है 30 ऑफ 30 लाना है, 28+ लाना है। जी हाँ, यहाँ नाम रोशन भी करना है अपने अपने परिवार का। ठीक है, जो आपने मेहनत किया है 2-3 साल से, उसका निखार बिल्कुल लाना है। तो कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल की बात कर रहे हैं? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, हम बात कर रहे हैं पृथक्करण की बात कर रहे हैं, अनुप्रयोग, तुलना, क्या होगा, अन्वेषण की बात कर रहे हैं। ये तीनों आपके नहीं होंगे। कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो अन्वेषण यहाँ पे शामिल होगा। ठीक है, 4th ऑप्शन की बात करेंगे। 15वां प्रश्न स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो या अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर आपको चुनना है। ए बी सी में आपको 4 दिए गए हैं, ए और सी होगा, ए और बी होगा, बी और सी होगा, या ए बी सी तीनों होंगे। देखिए, हम बात करें शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ की व्यक्ति उपलब्ध हो और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो ये तीनों हमारे आपके संभव होंगे। तो अर्थात हमारा 4th ऑप्शन ए बी सी तीनों वाला हो जाएगा। 16वां प्रश्न देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका कमेंट आइए जानते हैं इस प्रश्न पर फीडबैक क्या मिलता है। इस प्रैक्टिस पेपर पर आपका फीडबैक क्या मिलता है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? मान लीजिए आप अध्यापक अध्यापिका हैं, कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक छात्र बढ़िया ध्यानपूर्वक पढ़ रहा, अच्छे मन लगाकर पढ़ रहा, जो कोई उसको बाहर से पुकार देता है, ठीक है, जो उसके नाम से पुकारता है, तो बच्चे में संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। दृष्टि संवेदना द्वारा, स्पर्श द्वारा, ध्वनि द्वारा या प्रत्यक्षण संवेदना द्वारा। यानी अगर जो कोई उसको बुलाएगा तो पहले देखेगा, स्पर्श करेगा यानी छुएगा, या सुनेगा, या प्रत्यक्षण संवेदना देगा। क्या करेगा? वो बालक व बालिका जो भी होगा, सभी लोग जानते हैं अगर बुलाएगा तो, क्योंकि बुला सकता, हो सकता उसको दिखाई न दे, क्योंकि किसी और जगह से बुला रहा हो, दूर हो, दूसरे कमरे में हो। स्पर्श तो कर नहीं सकता क्योंकि बुला रहा तो दूर होगा, पास होता तो ठीक है बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अर्थात ध्वनि संवेदना की बात कर रहे हैं, सुनाई देगा कि कहाँ से आवाज आ रही है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी सभी लोग जानते हैं, 4 महत्वपूर्ण आपके यहाँ पे आपके दिए हैं। जीन पियाजे ने अवस्थाएं बताई हैं बालक की। 0 से 2 अवस्था तक की संवेदी गामक अवस्था प्रथम अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष द्वितीय अवस्था जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और 7 से 11 अवस्था का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और 11 से आगे अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके प्रैक्टिस पेपर या आपके एग्जाम पर जरूर पूछा जाता है। तो जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछा गया है, तो सारा डिटेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ भी बताया था जब हम बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैनल को प्लेलिस्ट मिलेगा बाल विकास प्रैक्टिस सेट, वहाँ पे सारी क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, जो जितना भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, क्योंकि क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल से कहीं भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन रिमाइंड होता रहेगा, तैयारी आपकी क्या है बिल्कुल क्रिएटिव में रहेगी, ठीक है, करंट में रहेगी। और जो करंट रहता है, जैसे आपको किसी भी स्टेट एग्जाम को आपको क्रैक करना हो तो उसके लिए क्या होता है, करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ता है आजकल, कोई भी हो
उसके लिए करेंट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो प्रासंक्रियात्मक अवस्था को ही क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये ध्यान देना है, 2 से 7 वर्ष की स्टेज अवस्था, अर्थात यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं से में अधिक रुचि, बढ़ती हुई, सभी लोग कमेंट करें, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या काल्पनिक भयों का अंतर की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे कौन सी जो है बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ये कि यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, मुझे लगता है बालक होना चाहिए यहाँ पे। निम्न में से कौन सी बालक की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं होगी। ठीक है, तो भविष्य की योजना की सूझबूझ पहला ऑप्शन जो है नहीं होगी, बाकी ये तीनों होगी। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करते रहेंगे। आइए जान लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके, फीडबैक करेंगे कि इनमें से कौन जो है मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध होगा। पावलोव, विनय की बात करेंगे, चॉम्स्की की बात करते हैं, मास्लो की बात करते हैं। हम मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, आपका कमेंट कह रहा है कि चॉम्स्की की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध की बात करते हैं तो चॉम्स्की का नाम आता है। और बाल विकास की बात करते हैं, ठीक है, जब भी संवेगात्मक की बात करते हैं तो आपके किसका नाम आता है, जीन पियाजे जी का नाम आता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया है, सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हम थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है, सभी कमेंट करें। जी हाँ, हम थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है, संज्ञानात्मक अधिगम शीर्षक से, या अधिगम के प्रयास एवं भूल की बात करेंगे, संकेत अधिगम की बात करेंगे, स्थान अधिगम की बात करेंगे। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को, जब भी सभी लोग जानते हैं प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि की बात आती है तो थॉर्नडाइक महोदय, थॉर्नडाइक ऑप्शन पर हम मारते हैं, थॉर्नडाइक ऑप्शन को क्लिक सही करते हैं। तो अधिगम के प्रयास एवं जो भूल का सिद्धांत है, या अधिगम के प्रयास एवं भूल जो है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को शीर्षक से सिद्ध किया है। अधिगम के प्रयास एवं भूल की बात करेंगे। 21वां प्रश्न है, इसके बाद 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रैक्टिस पेपर में, 10 महत्वपूर्ण आइए और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 25 मिनट के अंदर हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। 16 से 19 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 16 से 19 वर्ष। ऐसी गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास के संबंधित है। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। हम बात करें 8 से 10 वर्ष और समाजीकरण के विलंब की बात करें, अर्थात ऐसा गिरोह अवस्था, गिरोह जो होता है वह 8 से 10 वर्ष का आयु के वर्ग एवं विलंब विकास, यानी कि हम समाजीकरण की बात कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्रिएटिव मिलेंगे, क्वेश्चन बनाए जाएंगे, केवल आपका इस माइंड चेक किया जाएगा कि आपने किस गहराई से तैयारी की है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है। जो रट के जाएगा वाकई में बार बार फेल होगा, बाल बाल निराश होगा। ये कड़वी है लेकिन बात सच है दोस्तों। ठीक है, रट कर नहीं जाना, रट्टू नहीं बनना है, तोता नहीं बनना है। ठीक है, कि जो सुने वही तोता बोलता है, जो घर में इधर आओ उधर आओ बोलता रहता है। लेकिन हमें तोता नहीं, हमें क्या बनना है, हमें बाज बनना है, जो आकाश में उड़ता है वैसे ही तैयारी करना है। ठीक है, बादलों को चीर फाड़ कर, अर्थात हर एक मुश्किल को ले जाके सिलेक्शन पाना है, तो वही तैयारी करना है। मुमकिन है, आशा करता हूँ आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, अपने सपनों को ज़रूर साकार करेंगे। जी हाँ, क्योंकि आपके सभी फैमिली मेम्बर चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो। कितनी मेहनत से आपने पढ़ाई की है, कितनी मेहनत से आपको पढ़ाए होंगे, ये ज़रूर सोचिएगा। ठीक है, जब कभी भी निराश हो जाए, पढ़ाई से मन न लगे, तो ये ज़रूर सोचिए आपके ठीक है, माता पिता, माँ बाप की अपनी स्थिति देखिए, और आप किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी, जब भी आप पढ़ाई से निराश हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी होगी। औपचारिक, पूर्व, मूर्त, संवेदनात्मक। तो सभी लोग जानते हैं संवेदनात्मक 0 से 2 पहली अवस्था है, दूसरी होती है 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है कौन सी, 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यही पूछा गया, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से अंगी अवस्था।
तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मूल संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप की बात कर रहे हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में देखिए अधिगम की इच्छा शामिल होती है, प्रेरणा, रुचि, लेकिन विषय वस्तु का जो है स्वरूप की बात करते हैं यह शामिल नहीं होता है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा होगा, ठीक है, सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या आक्रामकता की आवश्यकता। देखिए सामाजिक मूल्य की बात कर रहे हैं, सामाजिक मूल्य की जब भी बात करते हैं एक ही नाम आता है, सहायक परक व्यवहार या सहायता परक व्यवहार, ठीक है, ये आपको देना है। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति या प्रकारात्मक स्थिरता की बात कर रहे हैं। फर्स्ट अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं, तो ये स्वतः शोध के उदाहरण कहलाएंगे। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे, इनको कंप्लीट करेंगे। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये किसने कहा है। जी हाँ, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, किसने कहा है, स्किनर, रॉस, एबिंगहास या एमएल बिग्गी की बात कर रहे हैं। जब भी हम एबिंगहास की बात करते हैं सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं होगा। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न, जब भी थार्नडाइक महोदय की बात करते हैं, सहचरात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का, प्रभाव का, तत्परता का। थार्नडाइक महोदय ने 2 नियम दिए थे। एक होता है आपका मुख्य नियम जो 3 दिए होंगे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा नियम आपके गौड़ नियम है जो 5 है, बहुत बार पूछा गया है। गौड़ में ये पूछा जाता है कौन है कौन नहीं है, पूरे ऐसे नहीं पूछा जाता, ठीक है, क्योंकि ये मुख्य नियम 3 है तो ये सारे भी आ सकते हैं, लेकिन गौड़ नियम 5 है। संख्याएं जरूर ज़्यादातर पूछा गया अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं। तो आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा कि शामिल नहीं है, सहचरात्मक स्थानांतरण का नियम थार्नडाइक के अधिगम के शामिल नहीं होगा। प्राथमिक की बात कर रहे हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो अनुकूलन जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है इसमें जो एक अनुकूलन पार्ट है, ये जो पार्ट किस पर बल देता है, तो ये व्यवहार पर बल देता है। अनुकूलन किस पर बल देता है, व्यवहार पर बल देता है। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या होगा। समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना। जी हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है दोस्तों नैमित्तिक अनुबंधन, ये ध्यान देना है। 30वां है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न आइए जान लेते हैं और अंत में स्कोर कीजिएगा 30 में से कितना स्कोर है। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं होगी, नकारात्मक है। कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है या अधिगम एक लक्षणमुखी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। देखिए सभी लोग जानते हैं अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है और अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। ये तीनों जो हैं अधिगम की विशेषता है, लेकिन पहला आपकी विशेषता नहीं होगा कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिगम का अवलोकन जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, ये नेगेटिव दिया गया है और यही पूछा गया कि विशेषता, तो यह विशेषता नहीं होगी। बाकी जो 2, 3, 4 ऑप्शन ये विशेषताएं हो जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बाल विकास के प्रैक्टिस सेट में पहले पेपर में आपका स्कोर क्या है 30 में से जरूर कमेंट करें, फीडबैक करें। और ऐसे ही 50+ हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं जो भी आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर और आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी जारी रखें। चैनल को विजिट करें, हर एक प्लेलिस्ट आपके लिए है, हर एक प्लेलिस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए बेहतर करेगा और स्कोर पाने में आपको ऑब्जर्व करेगा और आपका माइंड जो है इन सारे क्वेश्चन को स्टोर कर लेगा, तो आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर, नेक्स्ट मॉडल पेपर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।